हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। देखिए, सवाल में ही आपका जवाब मिल गया है। यहाँ आप सवाल अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा और इसका सही जवाब है क्या? उत्तराखंड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब ये क्यों साबित होगा, तो यहाँ पर ये आपको बता दें कि चीन सीमा के पास जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है, यानी कि आईटीबीपी के जो कर्मी हैं, उनके आवाजाही में आसानी ज़्यादा हो जाएगी। और गंगोत्री नेशनल पार्क को साल जो है 1989 में स्थापित किया गया था और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में भागीरथी नदी, ये आपको ध्यान रखना होगा कौन सी नदी है, तो भागीरथी नदी है, इसके ऊपर जलग्रहण क्षेत्र स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी ने हाल ही में रूस के कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 33। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा, राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी दौरा किया था अभी हाल ही में रक्षा का। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल जो है मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें 21 मिग 29 और 12 सुखोई SU-30 MKI और लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और इसके साथ ही 59 मिग 29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है, उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर जो प्लेन्स के नंबर हैं वो आपको याद रखने हैं कि कौन सा है प्लेन, वो तो जो अपग्रेड किया जाएगा वो आपको याद रखना है, ये मिग 29 है। और दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? इसका सही जवाब है सरोज खान। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जगत की जो मशहूर कोरियोग्राफर हैं और जिनका नाम है सरोज खान, उनका जो है निधन हो गया है कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में। वे बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं और उनका जो निधन हुआ है वो 71 साल की उम्र में हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने साल 2019 में कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक गाने को कोरियोग्राफ किया था और सरोज खान पिछले 40 साल में 2000 से भी ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ कर चुकी थीं। उनका असली नाम निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल था। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आपको इसका जो सवाल है वो बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार
भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं कि 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेज़ी लाने के लिए कहा है। ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण जो कि ह्यूमन ट्रायल जिसे कहा जाता है उसको फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। तो ह्यूमन ट्रायल यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ी सी यहाँ जानकारी दे देते हैं। तो ह्यूमन ट्रायल में जो कोरोना संक्रमित ह्यूमंस होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, उन पर ये ट्रायल किया जाता है। क्योंकि कोई भी दवा बनाई जाती है तो उसके जो ट्रायल्स हैं वो जानवरों पे किए जाते हैं। चूहा हो गया, रैबिट हो गया, इस तरह से जो है जानवरों पे किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब जो है ये बात कही जा रही है, जो ये वैक्सीन है कोविड-19 की कोवैक्सीन जिसका नाम है, उसके ह्यूमन ट्रायल को जो है फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए ICMR ने ये कहा है। ICMR ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इनमें से एक संस्थान ओडिशा, जबकि अन्य जो है विशाखापट्टनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगाम कर्नाटक में जो है, नागपुर, गोरखपुर, कट्टानाकुलुतूर तमिलनाडु में जो है, हैदराबाद, आरनगर, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है और गोवा में स्थित जो हैं उन सेंटर्स पर ये संस्थानों पर ट्रायल करने के लिए कहा गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल है कि रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? इसका सही जवाब है साल 2036। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो पुतिन है उनका जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1952 को। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो 1999 से 2000 और फिर साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र जो है 83 साल यानी कि 83 ईयर्स की होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। यहाँ पर आपको इस सवाल पर ध्यान देना होगा क्योंकि एक सवाल यहाँ पर और भी बन सकता है कि स्टालिन के बाद जो है पुतिन ही ऐसे हैं जो सबसे लंबे कार्यकाल पर बने हुए हैं और उन्होंने ये रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? इसका सही जवाब है सुमित नागल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टेस्ट खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेज़बान खिलाड़ी डैनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एक खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है 0.39%। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी की एक कंपनी है इंटेल कैपिटल, उसने भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज जो समूह के दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा जो है कंपनी जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स, उसमें 0.39% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी है। इंटेल कैपिटल के लिए 1894.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इंटेल बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने वाली एक दुनिया भर में विख्यात कंपनी है और इंटेल कैपिटल ऐसी 12वीं कंपनी है जिसने भारत दूरसंचार एवं डिजिटल सेवा बाजार में तेज़ी से उभरी जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में निवेश किया है। अब दोस्तों वो सवाल जिसके जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसके सही जवाब दिए हैं। आपको बता देते हैं कि ये पोर्टल नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। ऐसा कई और राज्य सरकारें भी पहले कर चुकी हैं कि एक पोर्टल बनाकर जहां पर जो नियोक्ता हैं वो और साथ साथ जिनको जॉब्स चाहिए उन लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। तो एक पोर्टल पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और यहाँ से ये जॉब्स डाल सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर नौकरी आपको मिल सकती है।
तो ये रोज़गार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा ये पोर्टल नौकरी चाहने वालों को और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का भी काम करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल ब्यौरा और जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जिसको जॉब चाहिए वो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दे, जिसको जॉब पे रखना है वो भी यहाँ से इस व्यक्ति को नौकरी दे सकता है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं HDFC बैंक, SBI बैंक, देना बैंक या फिर PNB बैंक। अब अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।